अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अच्छा भाई, एक मसला ये है, क्या हो गया? एक मसला ये है कि लोगों की ज़राए आमदन और आमदनी उतनी की उतनी है और महंगाई अब लिटरली काबू से बाहर हो गई है। अब हालिया जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसकी वजह से तमाम अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ती हैं। जाहिर है जब किसी भी कारोबार के ओवरहेड्स बढ़ते हैं तो वो सारिफीन से ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देता है बिजली की कीमत के बढ़ने की वजह से, हम कह रहे हैं। और अभी हम बात भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये तो बड़ी करंट बात करनी चाहिए, लेकिन वी वर जस्ट कंपेयरिंग कि कुछ साल पहले 10-15 साल पहले जब लोगों की सैलरीज होती थी, तनख्वाहें होती थी, लगता है कि उनमें बड़ी बरकत होती थी बिकॉज दे यूज्ड टू बी अ लॉट, लेकिन इन्फ्लेशन कम थी तो लिहाजा जितनी आपकी आमदन होती थी उसमें आप काफ़ी इंजॉय कर सकते थे ज़िंदगी, बड़ी कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे। अब तनख्वाहें वहीं रह गई हैं, प्राइसेस कहीं और जा चुकी हैं। हाँ, बहुत साल पुरानी बात नहीं है एक्चुअली हुमा, कि 2 साल पुरानी ही बात है जब 20 किलो आटे का थैला जो है, वैसे 10 साल पुरानी तो ऑब्वियसली बहुत बेहतर सूरत हाल होती थी। इससे पिछला दौर हुकूमत में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन फॉर वेरी रीसेंट अगर हम सिर्फ आटे की कीमतों में बढ़ने की बात कर लें तो 2 साल पहले 700 रुपये या 800 रुपये 20 किलो आटे का थैला मिलता था, अब ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपये मिल रहा है। That's true, डबल। और आपको पता है कि हम में से किसी की भी तनख्वाह, ना आपकी ना किसी और की डबल तो हुई नहीं है, ना जरा आमदन डबल हुई है। so कारोबारों के हालात नहीं है ना, कारोबार के जो इंसान तनख्वाहदार है वो अपनी जगह, जो इंसान कारोबार करता है, आपको क्या लगता है कारोबार के हाल बेहतर हुए हैं पहले से? बिल्कुल भी नहीं, और ज्यादा ये कोविड के बाद सूरत हाल खराब हुई भी है। हाँ, लेकिन अनफेयर है ना ये सारा अनफेयर है और इस पे गौर करना चाहिए बिकॉज एक्चुअली इस पे हम जरा डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त और भी बहुत बातें, वी हैव अ लॉट ऑफ टॉप स्टोरीज, सो लेट अस बिगिन। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और कल जो 4 सदा में, कल तो खैर खबर आई है, हुआ तो कुछ दिन पहले ही था, उस पर बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि 4 सदा की 2.5 साला जैनब के साथ भी वही दरिंदगी हुई जो कसूर की जैनब के साथ हुई थी। कराची से खैबर तक बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बता रहे हैं हुकूमत, और हम बहैसियत माशरा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में टोटली, जिसको कहते हैं ना, नाकाम रहे हैं। बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा दिलवाना ही अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मिशन होना चाहिए। मुलजमान की गिरफ्तारी का टास्क मुश्तरका तौर पर 4 सदा और पेशावर पुलिस के सपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। बच्ची के वालिद के कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। دا کم ظلم دی، کم دغه را روان دی چې تاسو ته دې ځای نه شروع کړو، دا سینې ولا غونډه وشلی، لکه دا خو یو ماشوم را ځکه ما کړي، زما ورور کړی وي، نو موږ به چې یاره موږ به څه ظلم کړي، نو دا خو پاکه ماشوم وره دی، خو نه څه ظلم کړی او نه چا سره څه زیاتې کړی و، بس ټیک ته ځم چې پړرې درد و دغه کوله دی، نو همداسې به یې وجلې وه، دا شلول دا کولبې دا به یې ته نه راوښکي، لکه دا به ټول عمر اوس دا زمونږ غم وي। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG और दीगर हुक्काम को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। 2.5 साला ज़ैनब को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया। अगले रोज़ लाश मिली। डॉक्टर्स का बताना है कि लाश पर किसी जानवर के पंजे का भी निशान है। DPO के मुताबिक क्राइम सीन पर जियो फेंसिंग कर ली गई है। DNA सैंपल फोरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर मज़ीद कार्रवाई होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 2019 में 185 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2020 में अब तक 180 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। और अभी भी ये वाक़यात वो हैं जिनको लोग कम रिपोर्ट करते हैं। वी आर 100% श्योर के जितने वाक़यात हुए होंगे उसमें से सारे रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। आई एम सॉरी, ऐसी चीज़ों के बाद जो स्टेटमेंट्स आते हैं, बच्चे हों या यंग लड़कियां हों या लड़के हों, उसके बाद तो लोग छुपाते हैं। तो आप ये समझ लें कि बंद दरवाज़ों के पीछे कितनी चीज़ें होती हैं जो कि सामने नहीं आती, तो नंबर्स वुड ऑब्वियसली गो अप। लेकिन आप इस बारे में यकीन मानिए कि कल से जब से हमने ये बात की है, मैं जब सोच रहा हूँ, जब डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि ये इतना मामूल बन गया है, इतना मामूल बन गया है कि समझ नहीं आता कि इंसान किससे जाके बात करे, इस बात का क्या, इस मसले का क्या हल निकल सकता है, किससे जाके कैथारसिस करें। कैन आई जस्ट ऐड, और उसके बाद IG साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कि बच्ची के वालिद का कहना कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, इट डजंट हैव टू बी। बच्ची आपके घर के दरवाजे के आगे ही खेल रही थी, इट कुड बी एनीबॉडी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में
मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई जानने वाला ही होता है या अहले मोहल्ला होता है या फैमिली में। अच्छा, और एक और चीज नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट, वो हमने मोटरवे इंसिडेंट में भी देखा, आबिद मली वाले केस में भी, ये जो परपेट्रेटर्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो ये क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, उनको कोई खौफ नहीं है। वो अपना डीएनए भी छोड़ के जाते हैं, वो 1000 किस्म की ट्रेल्स भी छोड़ के जाते हैं, बहुत से औकात में पकड़े भी जाते हैं, दे डोंट केयर। अब ये माइंडसेट जो है ना, ये स्टडी करने, ये पूरी एक केस स्टडी है कि जिसको खौफ ही नहीं है, पकड़ा जाऊंगा तो और ये तो चले मे बी इट्स वन ऑफ द इंसिडेंट, लेकिन बहुत से वाकयात बच्चों से ज्यादती के ऐसे हो रहे हैं जो बाकायदा एक माफिया, एक नेटवर्क का हिस्सा हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के। सो उसको भी गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है और somebody needs to take this up। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अब्बासी साहब, पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये मासूम ज़ैनब के साथ जो वाक़या हुआ है, इसकी क्या तफसील सामने आई है? इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश की है पुलिस ने, उसमें क्या मालूम हो सका है? बड़ी मेहरबानी। ये पूरा एक ब्लाइंड केस है, तो अभी तक हम तफ्तीश कर रहे हैं और फॉरेंसिक तफ्तीश कर रहे हैं, और जितनी भी एविडेंस है वो कलेक्ट की जा रही है। फिंगरप्रिंट्स हैं, डीएनए है और चीज़ें भी हैं, और इंशाल्लाह होपफुली जैसे पहले केसेस ट्रेस हुए हैं, इधर इस खित्ते में कोई 3 केसेस हुए थे, 2 नौशहरे में हुए थे, 1 चारसदा में हुआ था, और तीनों के मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो इतना ही मैं बता सकता हूँ, और इंशाल्लाह तफ्तीश अभी चल रही है। अच्छा अब्बासी साहब, ऑब्वियसली वी नो कि पुलिस इस केस पर अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन इस तरह के वाक़यात की मुकम्मल रोकथाम कहीं नज़र नहीं आती। मतलब बिल्कुल एक सेल बनाया जाए इसके लिए जो टोटल कंसंट्रेशन इस पे हो। तो आप क्या समझते हैं कि अब ऐसे केसेस की तफ्तीश और रोकथाम के लिए जिस तरह मेंशन करें स्पेशल पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, जिस तरह पेट्रोलिंग और ऑपरेशंस वगैरह के लिए अलग फोर्स बनाई जाती है, तो इसके लिए भी एक अलग फोर्स हो? क्योंकि केसेस देखें सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं, कम तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमने इसके लिए अलहदा एक इन्वेस्टिगेशन टीम ज़रूर बनाई हुई है। विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने शुरू किया था, जिसमें चारसदा भी शामिल है, चारसदा, पेशावर, नौशहरा और मानसेरा। सो उसी वजह से जितने भी ये केसेस होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड टीम ही तफ्तीश करती है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसका मैं ये इतना ही जवाब दे सकता हूँ कि अगर माजी के मुकाबले में देखें कि माजी के मुकाबले में ये केसेस कम हुए हैं। ये एक चीज़ हुई है कि मीडिया रिवॉल्यूशन की वजह से, लोगों की अवेकनिंग की वजह से रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये जितने भी पहले केसेस होते थे तकरीबन, वो यहाँ तो पेरेंट्स रिपोर्ट ही नहीं करते थे, यहाँ खुद पुलिस रिपोर्ट नहीं करती थी, रजिस्टर केस नहीं होता था। मीडिया रिवॉल्यूशन की वजह से ये सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा अब्बास साहब, एक तासुर ये दिया जाता है कि मीडिया ऐसे वाक़यात की ज़्यादा रिपोर्टिंग करे तो उन वाक़यात में ज़्यादा इजाफा होता है। वंडर कि किसके जहन में ये ख्याल आ रहा है, लेकिन क्या आपकी ऑब्जर्वेशन भी यही कह रही है? कि साइकोलॉजिकल सवाल है, बात सही है कि जब तक इनकी ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है तो बंदों को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उत्साह मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया का भी इसमें रोल है, और अगर रिपीटिशन होती है, लेकिन ये एक ह्यूमन बिहेवियर से इसका वास्ता है, और इसमें पुलिस का रोल तो है ही है, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का रोल है, पूरी सोसाइटी का रोल है, जिसको इनर्जाइज़ करने की ज़रूरत है। सारे जितने भी सोसाइटी के एक्टिव मेंबर्स हैं, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अभी इन गुनाहों, ये जो वेरी सीरियस क्राइम्स हैं पर्टिकुलरली अगेंस्ट चिल्ड्रेन, उनकी रोकथाम हो सके। अगर आप इसको आप दूसरे ममालिक की नस्बतन देखेंगे तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से उसकी शरह कम है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है तो इसी वजह से लोगों को ये नज़र आ रहा होता है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उसको ज़िम्मेदारी को ओन करते हैं
लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी हम सारों को मिल के काम करना चाहिए। अब्बासी साहब, वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। आई वंडर कि आप कौन से मुल्क से कंपेयर कर रहे हैं। आप बेहतर ममालिक से भी कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे प्रॉबली इस तरह के वाक़यात नहीं हो रहे। अगर हम इसी तसल्ली पे बैठे रहेंगे कि बाकी मुल्कों की निस्बत हमारे यहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात कम हैं, तो हम कभी निज़ाम नहीं ठीक कर सकेंगे। आधे से ज़्यादा तो बोलते नहीं है, यही हमने पहले भी बात की है कि हर चीज़ पे तो बोलने की इजाज़त नहीं होती। ये जितने बंद दरवाज़ों के पीछे ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये दूसरी बात है। अब्दुल्ला, आपने पूछा कि जितनी हम रिपोर्टिंग करते हैं उतने वाक़यात आते हैं, ज़्यादा वाक़यात आते हैं तो रिपोर्टिंग होती है। ये उल्टा हिसाब किताब नहीं चल रहा कि जी रिपोर्ट हो रहा है तो आओ और करते हैं वाक़यात। आज वाक़यात हैं तो रिपोर्ट होंगे ना। आज टीवी है तो आपको नजर आ रहा है, जब टीवी नहीं था अखबारात थे तो अखबारात में भी इस तरह की खबरें शाया होती थी। अब सोशल मीडिया है तो उस पे भी नजर आएगी। कोई लॉजिक नहीं है कि जी बात होगी तो वाक़यात क्या पागलपन है। व्हाट सेंस डज इट मेक? डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। एनीवे, इसके मजीद हम एक और पर्सपेक्टिव भी लेते हैं और हमें अच्छा और पता क्या, ये तो वो वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हो गए हैं, जो पता लग गया है। वही बंद कमरों और बंद दरवाज़ों की जो आप बात कर रही हैं, बच्चों को उनके घरों में ही उनके रिश्तेदारों की तरफ से हिरास किया जाता है और उनको मोलेस्ट किया जाता है। हम चलें अगर ज़्यादती का एलिमेंट निकाल भी दें, रेप नहीं भी हो रहा बच्चों का, तो मोलेस्टेशन तो बड़ी कॉमन। और बच्चे क्या, बच्चे बड़े सारे, मतलब ये रिश्तेदार वगैरह बहुत कुछ कर लेते हैं। एंड दीज डेज वी हैव सीन अ होल कल्चर ऑफ बैनिंग थिंग्स कि ये बैन कर दो, इस पे बात नहीं हो सकती, ये ड्रामा, ये ऐड, मतलब क्या करने की कोशिश करें। जो इश्यूज हैं, जो पेग हैं, उन पे तो बात करनी ही नहीं किसी ने, क्योंकि अल्लाह ना करे कि हम बात करें कितनी बुरी बात है, हो जाएगी। हमारी सारी तवज्जो तो इस पे है कि ये जो इश्तिहार चल रहा है हमारे कल्चर का हिस्सा है कि नहीं। आप पहले डिसाइड करें कि कल्चर, तो आप ओन तो करें ना कि आपका कल्चर क्या है। डिनायल डिनायल डिनायल। इस वक्त तो हम ये नहीं मान रहे। अब बच्ची के बाप का आके कहना, हम इसी केस की अगर बात कर लें कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, आप दुश्मनों की तरफ देख क्यों रहे हैं? आप दोस्तों की तरफ देखें। अब तक आपने कुछ नहीं सीखा कि ऐसे केसेस में होता क्या है। जरा साइकोलॉजिकल इसके पहलू पे बात करते हैं। डॉक्टर आयशा मिन्हास ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा, वी आर स्पीचलेस। ये जो वाक़या हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। 2.5 साल की बच्ची को देखकर किसी के जहन में कैसे ये कोई भी सेक्सुअल थॉट आ सकती है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो बच्चों से ज़्यादती के खिलाफ ये जो काम कर रही हैं NGOs वगैरह, इनका क्या किरदार अब मज़ीद होना चाहिए? हमें किन पहलुओं पर तवज्जो देनी चाहिए? लेकिन बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक सूरत हाल है। समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है और इस हद तक दरिंदगी का शिकार हो जाता है कि वो न सिर्फ ये कि ये कितना घिनौना जराइम करे और उसके बाद ब्रूटली मर्डर कर दे, ये चीज़ अकल समझने से कासिर है। और बहुत सारी NGO, जिसमें हमारी NGO कोपल भी शामिल है, बहुत अरसे से हम अवेयरनेस रेजिंग और प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो यह है कि हमारा कानून नाफिज करने वाले अदारों का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक के मुल्जिम को सज़ा नहीं मिलेगी, इस क्राइम में कमी आनी मुश्किल है और सज़ा मिलती हुई नज़र भी आनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जस्टिस को नज़र भी आना चाहिए, तो वो नज़र आना चाहिए। होता यही है कि कुछ अरसे जेल में रखने के बाद इन तमाम घिनौने जराइम के जो शिकार लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। दूसरी बहुत बड़ी आजकल के हालात में ज़िम्मेदारी मैं वालिदैन को भी दूंगी कि वालिदैन को इस तकरीबन आए दिन रोज़ाना कोई ना कोई केस इस घिनौने जुर्म से मुताल्लिक़ अखबारात में, TV पे आता रहता है। मीडिया एक चीज़ अच्छी है कि बहुत सेंसिटाइज हो गया है इस मामले में और बहुत ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए अब ये मालूमात आम आदमी तक बड़ी आसानी से पहुंच रही है। मना कर देते हैं ना टाइम्स के, वो जो रेप इंसिडेंट है उसकी बात ना करें। इस पे भी बहुत ताले लगाए जाते हैं कि बात ना करो, एज इफ बात ना करने से ये चीज़ें ना होती तो कोई बात ना करता। लेकिन हमने देखा है कि जितना चुप रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आयशा साहिबा, आपसे ज़रूर ये पूछना चाहेंगे, चूँकि आपकी एक NGO इसी काम पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो कोई डेटा तो आप लोगों ने कलेक्ट किया होगा जो अक्यूज्ड होते हैं, जो इन केसेस में जिन्होंने रेप किया होता है, बच्चों के साथ ज्यादती, बड़ों के साथ ज्यादती, उनके क्या प्रोफाइल होता है? वो कौन लोग होते हैं? उनकी क्या सोच होती है? जरा उनके बारे में बताइए। जितनी स्टडीज, न सिर्फ हमारा डेटा बल्कि जितने भी NGOs या ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेटा शेयर किया है, इसमें 80 से 90% वो लोग होते हैं जो बच्चे से मानूस होते हैं और जान पहचान वाले होते हैं।
इस वजह से वालिदैन भी बेफिक्र हो जाते हैं कि ये मोहल्ले का फ़र्द है या रिश्तेदार है, और वो बच्चे को उसके साथ खेलने कूदने या जाने की इजाज़त दे देते हैं। आजकल के दौर में कम से कम वालिदैन इस बात को जहन में रखें कि कहीं भी बच्चे को अकेले ना छोड़ें, क्योंकि ये जो जान पहचान के लोग हैं 80% वही हैं। पहले ज़माने में तस्वर ज़रूर हुआ करता था लोगों का कि ये कोई स्ट्रेंजर बाहर से आके करता है। उमूमन ये देखने में आया है कि ये वो लोग होते हैं जिनकी बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है फैमिली के साथ भी और बच्चों के साथ भी। तो वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि कम से कम तशख़ीस करें और अपने बच्चे को कहीं जाने ना दें। अच्छा, दूसरा, हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें बहुत हद तक तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जी सॉरी, जी प्लीज़, एक तो कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जो सोच है कि जी ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों के जहनों में इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने के ख्यालात आएंगे, इस पे प्लीज़ ज़रा रोशनी डालिएगा। ये किस बीमार जहन की बात हो सकती है कि बात ना करें? हमारे दिमाग में तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन किसी ने बात कर दी तो अब हमारा हम यहाँ बैठे हुए खबर दे रहे हैं, इसलिए कोई XYZ बैठा हुआ सोचेगा कि ये कर ले। ये क्या लॉजिक है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम अगर इस पे बात करेंगे, इससे गुफ्तगू करेंगे तो शायद जराइम में इजाफा हो जाए। अनलेस एंड अनटिल हम इसके बारे में बात करें, लोगों को बताएं, और लोगों को खुद भी मालूमात इसके बारे में होनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि ये जो हमारे मीडियाज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक हुआ या प्रिंट मीडिया हुआ, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस इशू को लाएं और बहुत ऑब्जेक्टिवली इसको डिस्कस करें, ताकि वो तमाम लोग, क्योंकि आपका बहुत बड़ा दायरा है जहां लोगों तक पहुंचने के लिए, और जब हम कहते हैं कि इसके बारे में बात करें और बच्चों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताएं, तो हम कहते हैं कि एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दें। अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको उसकी एज के हवाले से वो हिफाजती तदाबीर या उसको अपने बॉडी के बारे में बताइए। और जाहिर है जब आप अपने टीनेजर से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको डिफरेंट तरीके से है, तो ये तमाम कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। लोग एकदम से मुतनफ़िर हो जाते हैं कि ये क्या बातें आप लोगों ने शुरू कर दी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दीजिए और इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए, जो भी अगर एक मसला है तो इस मसले के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और एट द एंड ऑफ द डे आयशा साहिबा, अगर इफ आई कुड ऐड, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चे को इक्विप कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को इतना उसको शऊर दे रहे हैं कि वो खुद भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके और आपको फौरन आके बताए। तो इतना कॉन्फिडेंस तो खुदारा अपने बच्चे और बच्चियों को दे कि आपके पास अपने माँ बाप से तो वो सच बोल सके। आयशा साहिबा, फाइनली रिपोर्टेड केसेस, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए हैं, या जो भी तासुर है इस साल की अगर हम बात करें तो 180 केसेस ऑलरेडी बच्चों के साथ ज्यादती के आ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सिर्फ बताएं कि ये इतने ही होते हैं रिपोर्टेड केसेस, या कितने नंबर्स होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते? आप समझ लें कि जो रिपोर्टेड केस है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी आप सिर्फ एक टिप देख रहे हैं और हर साल बतदरीज इजाफा हो रहा है। उसमें यह है कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, लोग जाने लग गए हैं। वरना जो आप देख रहे हैं वो तो 1% भी नहीं है जो केसेस हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे तो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। अक्सर फैमिलीज जब तक कि बहुत जराइम ना हो जाए या जैसे मर्डर ना हो जाए या बहुत हद तक जख्मी ना हो जाए, वो लाते भी नहीं है। तो हम जो रिपोर्टेड देख रहे हैं वो तो आप समझ लीजिए कि हमारा 1 to 2% भी नहीं है जो इस वक्त हो रहा है। को तो वैसे ही जरा कवर अप कर दिया जाता है, जब तक कोई कत्ल ना हो जाए या कोई बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ब्रूटलाइज ना किया गया हो तब तक रिपोर्टिंग भी नहीं की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। कोमल एक NGO है जो काम करती है, उसके कि जो शर्म एक है ना, ये बड़ी मिसगाइडेड किस्म की चीज़ है। जहाँ करनी चाहिए वहाँ कर नहीं रहे, जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ कर रहे हैं। अगर आपके घर में अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ इस किस्म की चीज़ हो ही गया तो उस पर चुप रहने की क्या ज़रूरत है? और वो जो बच्चा जो बेचारा हु वेंट थ्रू इट, गिव दैट चाइल्ड सम जस्टिस। उसकी क्या जिंदगी होगी अगर उसके इर्द गिर्द जो सारे उसके रखवाले हैं वो चुप करके बैठ जाएंगे? भाई उसको जस्टिस शर्म तो उसको करनी चाहिए ना जिसने ये काम किया है, जिसके साथ ये हुआ है। वो तो डंके की चोट पर बताया और उसको शर्म दिलाए जिसने ये काम किया है। और एक और भी आपको याद दिलानी है चीज, जो वाकया जिसकी हम बात नहीं कर सकते, वो आपको याद है ना, सड़क पर जो हुआ था लाहौर के अतराफ में 9 सितंबर को जो वाकया हुआ था, उसको आज पूरा 1 महीना हो गया है और उसका मरकजी मुल्जिम, आई वंडर कि हम उसका नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं।
अच्छा ले देख लीजिएगा कोई एक्शन ना हो जाए। तो वो उसको भी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है, जरा इसके ऊपर हम मजीद बात नहीं करेंगे, लेकिन सोचे जरा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो, क्योंकि हमारी कि आप इस पे बात ना करें, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो इस बात पे है कि ये इश्तिहार तो फहाशी फैला रहा है, या ये जो है ना ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, या ये इस वाक़े पे बात करेंगे तो वाक़यात बढ़ेंगे। आई वंडर अगर ऐसी चीज़ों को, ये बच्चों को जो रेप कर रहे हैं ना, अगर ऐसी चीज़ें पहले ही रोक ली गई होती तो ये इश्तिहारों और इस किस्म की प्रॉब्लम्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती। थिंक अबाउट दैट वन कि कितनी चीज़ें हम एक कालीन उठा के ना नीचे हम झाड़ू दे के दबा देते हैं कि अल्लाह ना करे इसमें से कोई बात निकल आए और हमें करनी पड़ जाए। अब देख लो फट के निकल रही है। और उस पर अपने वैल्यूज़ और नॉर्म्स पे झूठी अना बना लेना और उस पर फ़ख्र करना शर्म का मकाम है हम सब के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपको पता है जब नोबेल सीज़न आता है और बड़ी बड़ी दुनिया के नाम जो हैं लोगों के आते हैं तो हम ज़रा फील करते हैं कि हमारा कब नाम आएगा इसमें। आपको बताएं कि नोबेल सीज़न में दुनिया के हर कोने से करिश्मासाज साइंसदानों का नाम सुनने को मिल रहा है, मगर पाकिस्तानी जाने कब इस फहरिस्त का हिस्सा बनेंगे। केमिस्ट्री के शोबे में 2020 के क्या आई वंडर कि अगर बन भी जाएं कभी नियर फ्यूचर में तो क्या हम उन्हें ओन करेंगे, क्या हम उन्हें ओन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर एतराज़ियों के जिनका नाम अभी ऑस्कर्स में आया था तो उनको तो हमने ऑलमोस्ट डिसोन ही कर दिया था। अच्छा एनीवेज हम बता तो देना। तो जी केमिस्ट्री के शोबे में आप कल भी हमने बताया था 2020 के नोबेल इनाम का ऐलान मुश्तरका तौर पर 2 ख़वातीन साइंसदानों को देने का ऐलान हुआ है और इससे पहले फिजिक्स का नोबेल इनाम खातून समेत 3 साइंसदानों के नाम रहा। नोबेल इनाम बराए तिब 3 अमरीकी शख्सियात को हेपेटाइटिस सी के वायरस की दरियाफ्त पर दिया गया। अदब का नोबेल अमरीकी शायरा के नाम रहा। आज अमन का नोबेल दिया जाएगा, जबकि पीर को माशियात यानी इकोनॉमिक्स में इस अवार्ड के फाते का नाम सामने आएगा। अच्छा इसी पे बात करते हैं। वफाक के वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। फवाद साहब क्या हमारे पास अचीवमेंट्स की कमी है या फिर हम अपनी अचीवमेंट्स को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते, हाईलाइट नहीं कर पाते, जो मुतल्लिका फोरम्स हैं उनके सामने रख नहीं पाते और इसीलिए वो प्रॉबली एक्नॉलेज नहीं होती? नहीं, दोनों ही चीजें हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर जिसको मिल जाता है पहले तो हम कहते हैं वो पाकिस्तानी ही नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है। तो पहले तो हमारे यहाँ ये बड़ी लंबी डिस्कशन करनी थी इस पे तो आपसे हमने। और दूसरा जो है वो ये है कि देखिए ये जो जैसे साइंस के फॉर एग्जांपल नोबेल है, इनाम है, ये सारे एक्चुअली आप डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज कहाँ खड़ी हैं, आपके स्कूल कहाँ खड़े हैं, आपके कॉलेजेस कहाँ खड़े हैं। क्योंकि ये जो हार्डकोर रिसर्च है या ये जो आप इनोवेशंस देखते हैं ये तुक्के में नहीं होती। अभी भी अगर आप देखें ये जो नोबेल प्राइज मिला है वैक्सीन के ऊपर जो मिला है, इनके पीछे एक बहुत लंबी सीरीज होती है एफर्ट्स की और बहुत लंबी सीरीज होती है इन्वेस्टमेंट्स की। आप मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हम वैक्सीन क्यों नहीं बना रहे ये कोविड की, तो सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी जो है उसको यूएस गवर्नमेंट ने $3 बिलियन दिए हैं वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करने के लिए। सो देखिए इसमें रिसोर्सेज भी हैं, इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम शामिल है, इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज का लेवल शामिल है और इसमें आपकी एक ओवरऑल सोसाइटी की सोच क्या है। जहां पर भी सोसाइटी में भी ये हो जाए ना कि ये चीज, इसके अलावा अगर आप सोचेंगे तो आप या काफर है या गद्दार है या वो है, वो ओवरऑल जो सोसाइटी का माहौल है वो भी हमारा सपोर्ट नहीं करता। तो फवाद यानी आपके कहने का मतलब ये लग रहा है कि हमारी कंसंट्रेशन जो है हम किसी और चीज़ों में बिजी हैं और हमारी कंसंट्रेशन इस तरफ नहीं है। आपसे पूछना चाहेंगे कि हुकूमत का इस मामले में कितना अहम किरदार हो सकता है, हुकूमत किस तरह इसको फ़रोग दे सकती है। साइंस रिसर्च मांगती है और जाहिर है इस पर काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं, तो आपकी हुकूमत ने साइंसी रिसर्च के लिए कितनी रकम अभी तक खर्च की है या फिर एटलीस्ट डिवोट की हुई है कि इस एवेन्यू पे हम डालेंगे? देखिए जी, हम तो खैर माशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का शायद कोई उन चंद मुल्कों में होगा। 2008 में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो हम 0.64% अपने जीडीपी का साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे थे। जब 2018 में हुकूमत खत्म हुई तो हम इसको आधा कर चुके थे, 0.24 पे आ गए थे। सो पाकिस्तान इज प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपना साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट और रिसर्च का बजट जो है वो आधा कर दिया। बाकी तमाम ममालिक जो हैं उनमें ये ऊपर हुआ, पाकिस्तान में नीचे हुआ। अब इसमें बजट तो एक चीज़ है, इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ
ये एक तो पैसे होते नहीं हमारे पास, दूसरे हम पैसे ज़ाया भी बहुत करते हैं। हमारे जो अगर आप देखेंगे कि जो सारे सिस्टम्स हैं उनमें अभी आकर के मैंने मैपिंग कराई कि R&D हो क्या रही है हमारे यहाँ, पैसा जा किधर है। वो इतने महकमे एक ही काम में लगे हुए हैं और ना किसी का सर है ना पैर है। सो फ्रेंकली इसको काफ़ी रीडू करने की ज़रूरत है, और इसको रीडू करने के लिए जब तक हमारे मुल्क में हमारा एक एप्टीट्यूड जो है वो आएगा नहीं। और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, रूटीन के आलू मटर गाजर बेच के आप कभी ऊपर नहीं जा सकेंगे। हमारा फोकस दो चीज़ों पे होना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर और बायो टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अच्छा, डिजिटल की आप बात कर रहे हैं इनफैक्ट फवाद साहब, आपको पता है कि आईटी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट भी बन सकती है पाकिस्तान की, इनकलाब भी ला सकती है मुल्क की तरक्की में, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती प्रायोरिटीज़ आपको पता ही है आईटी की वजारत सियासी ट्रेड और ये मुफाहमत के तौर पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब तक इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा हम कैसे तवक्को करें कि चलें दोबारा कोशिश करेंगे, बिकॉज अच्छे जवाब भी मिल रहे थे। तो वी आर जस्ट गोइंग टू, क्या पता वाकई लाइन डिस्कनेक्ट हुई हो। नहीं वाकई क्या, आई एम थिंकिंग कि वाकई हुई है। तो वी आर गोइंग टू ट्राई टू स्पीक टू फवाद चौधरी वंस अगेन, बट फवाद का भी वैसे थोड़ा सा इस तरफ उन्होंने इशारा ज़रूर किया है कि जो हम लोग हमारी सोच है, वी गेट वेरी बिजी इन अदर थिंग्स इवन एज अ नेशन। तो हम किसी और आरे लग जाते हैं, किसी और चीज़ पे चले जाते हैं। हालांकि अगर आप बाकी मुल्कों में देखें, ये नहीं कि वहाँ वो सब कुछ नहीं हो रहा होता जो हमारे यहाँ हो रहा होता है, लेकिन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने जो काम करना है वो लगे होते हैं अपने काम करने में, अनडिटर्ड बाय व्हाट एल्स इज हैपनिंग। एट द सेम टाइम फवाद कह रहे थे कि सोसाइटी के कल्चर अगर कोई अचीव कर लें कि या तो वो गद्दार होता है या किसी और मुल्क का एजेंट होता है या खुदा न खास्ता काफिर होता है, तो इसको इस तासुर की नफ़ी में हुकूमतें किरदार अदा कर सकती हैं। आपको पता है कि मलाला पे हम तो बड़ा सीना ठोक के फ़ख्र करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में जो कि उनके बारे में बहुत अजीब व गरीब बातें करता है। तो अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 3 तकरीबात में मलाला को साथ लेकर बात करें ना, या उनको साथ लेकर कहें कि अच्छा फवाद साहब हम IT की वजारत की बात कर रहे थे, तो वो तो ऐसा लगता है कि बस अपने सियासी मामला सेटल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो कैसे फिर हम तवक्को करें कि हम IT या डिजिटल शोबे में इनकलाब ला सकते हैं? देखिए जी, IT में भी मैं आपको बताऊं, ये हमारा आगाज जैसे पहले भी मैं आपको बताऊं बड़ा रॉबस्ट हम लोगों ने आगाज किया था। अगर IT में भी आप देखें तो हमने 1976 में हमने फाइबर ऑप्टिक पाकिस्तान में बचानी शुरू की, एंड द क्रेडिट गोज टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने 72 में ही वाज द फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और 76 में हमने फाइबर ऑप्टिक का प्रोजेक्ट शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली हमने आके जो बहुत गलतियां की, एक गलती हमारी ये थी कि हमने अपनी सिविल R&D और मिलिट्री R&D को बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा कर दिया। ऐसे दुनिया में नहीं होता, अमेरिका हो, चीन हो, इसराइल हो, आप आईफोन उठाते हैं उसमें जो 10 आपकी ऐप्स हैं वो एक्चुअली डिफेंस की ऐप्स हैं। तो अभी आकर के हमने एक बड़ी जनरल बाजवा साहब ने, PM साहब ने बड़ी एक लैंडमार्क डिसीजन लिया, हमने सिविल मिलिट्री R&D को इकट्ठा किया है, और इसके नतीजे में आप देखें ना, अब हम JF थंडर का 60% इलेक्ट्रॉनिक्स हम बनाते हैं, लेकिन हम अपना TV नहीं बना सके, हम अपना मोबाइल नहीं बना सके, हम अल खालिद टैंक बनाते हैं लेकिन हम अपनी जो है वो गाड़ी नहीं बना सके। तो एक तो सिविल मिलिट्री R&D का इकट्ठा होना बड़ा जरूरी था। अब इंशाल्लाह देखिए पाकिस्तान में आकर के जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, अब पाकिस्तान में 3 कंपनियां हम अपने ड्रोन्स बना रहे हैं, और एग्रीकल्चर ड्रोन्स जो है अब हमारे बन रहे हैं। अब इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में मैं अपनी हमारी ड्रोन पॉलिसी लेके आऊंगा, जिसके नतीजे में फॉरवर्ड टू दैट। फवाद साहब एक क्लासली आपने सोसाइटी के एप्टीट्यूड और रवैये की बात की थी कि अगर कोई अचीव कर भी ले तो हम उसे ओन नहीं करते, और उसमें अपेरेंटली करंट हुकूमत भी ऐसा लगता है कि वो ये रवैया तब्दील कराने में कोई किरदार अदा नहीं करती है। अगर वज़ीर आज़म साहब 2-3 दफ़ा जो अचीवर्स हैं, प्रॉब्ली शर्मीन उबैद चुनाई को ले लें या फिर मलाला यूसुफजई को ले लें, उनकी तारीफ करें, उन पर फ़ख्र करें, तो मे बी सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज होने में कोई हेल्पफुल साबित होगा। ऐसा देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, सोसाइटी का एटीट्यूड ना दुनिया में पॉलिटिशियंस नहीं चेंज करते। ये एटीट्यूड हमेशा एकेडेमिया के लोग, एकेडेमिया चेंज करता है। पॉलिटिशियंस ने तो वोट लेने होते हैं, वो लोगों से परे हट के नहीं सोचते। जो लोग सोच रहे होते हैं वो पॉलिटिशियंस की मजबूरी होती है, वो उसी को स्टेटस को आगे चलाते हैं। हमारा प्रॉब्लम असल ये है, हमारे पास एकेडेमिया के रॉक स्टार्स भी नहीं है।
दुनिया में अगर आप वो भी चेंजेस सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम बट वी गेट योर पॉइंट। आपने यू हैव मेड योर पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वैसे तो हम जैसे लोग भी होते हैं बहुत बड़ी, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने वोट लेने होते हैं इसलिए वो उसी स्टेटस को आगे बढ़ाने हैं। जरूर लिख के बताइएगा @Jio Pakistan TV पे कि आप लोगों ने जिंदगी में कभी ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है या नहीं की है, और अगर की है तो उसके क्या रिजल्ट्स रहे, और लेटर ऑन अगर वक्ती तौर पर रंग गोरा हो भी गया तो बाद में आपका क्या वो रंग रहा या आपकी जिल्द पे क्या असर। और ऐसी कहानियां भी होती हैं जिन्होंने कभी स्टार्ट किया हो और फिर सीख लिया हो कि नहीं इसकी करने की जरूरत नहीं है, तो राइट अबाउट दैट एज वेल बिकॉज वो इंस्पायरिंग हो सकती हैं। तो लिहाजा बात हम यही कर रहे हैं कि रंग गोरा करने का झांसा देकर लोगों को मुजर सेहत क्रीमें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली क्रीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान खुश आइंद है। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने रंग गोरा करने वाली नुकसानदेह क्रीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर मुमलिकत जरताज गुल का कहना था कि रंग गोरा करने वाली कई क्रीमें जिल्द के लिए नुकसानदेह हैं, ज़्यादातर एक्चुअली नुकसानदेह हैं और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जरताज गुल का कहना था कि रंग गोरा करने वाली क्रीमें इश्तिहारात के जरिए लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला करती हैं। कॉस्मेटिक्स कंपनियों के पास 2020 तक का वक्त है कि वो अपनी मसनूआत से पारे यानी मर्करी का इस्तेमाल निकाल दें, या क्योंकि इसका इस्तेमाल आलमी मयार के मुताबिक इसकी क्वांटिटी डाली जाए। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा बात करते हैं कि हाउ डज शी एक्चुअली प्लान टू डू इट। बहुत शुक्रिया जरताज साहिबा। जरताज साहिबा, रंग गोरा करने वाली क्रीमों के खिलाफ हुकूमत ने बहुत पहले ही क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है, और बताइएगा कि क्या आपको शिकायत मौसूल हुई या आपके अपने नॉलेज में कुछ ऐसे वाक़यात आए जो आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई? हमने ये कहा था कि अभी हम इसको रेटिफाइड करवाएंगे और रेटिफिकेशन के बाद फिर हम जो है कोई लेजिस्लेशन करके फिर हम कोई एक्शन लेंगे। तो अब 1 साल चूंकि ऑलरेडी हमारे मीडिया ने अलर्ट किया हुआ था और हमारी तमाम वो इंडस्ट्रीज या वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर ये मर्करी का एक्सेसिव यूज होता है 1 PM की एक लास्ट लिमिट है, लेकिन इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हजारों के लाख से ये एक्सीड कर गई है और ये बहुत ज्यादा जो है वो डेंजरस है। तो वो हम इस साल से हमने ये टाइम दिया हुआ था, ये अभी दिसंबर तक खत्म हो जाएगा टाइम, रेटिफाइड हमने कर दिया है। तो अब जो भी इंडस्ट्री या जो प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सेसिव यूज मर्करी का होगा उनको पहले हमारी मिनिस्ट्री के साथ कंप्लायंस करनी पड़ेगी, वो हमें अपना प्लान देंगे और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने फेज आउट किस तरह करना है। वो विद परमिशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज होगा। उसके अंदर चूंकि मीडिया ने ज्यादा बेसिकली स्किन वाइटनिंग क्रीमों को उठा लिया, लेकिन इसमें बीपी ऑपरेटर्स है, इसमें थर्मामीटर शामिल है, इसके अंदर ये जो दांतों की फिलिंग होती है इसके अंदर ये शामिल है, और ये जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल जो गोल्ड बाइंडिंग की है उसमें शामिल है, सोप्स में शामिल है। लेकिन क्योंकि ये शायद प्रोडक्ट स्किन वाइटनिंग का ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है तो लोग इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी चीजें शामिल हैं। जी ज़बरदस्त। वैसे तो इसकी सोशल इम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं, बट बड़ी एहसास कमतरी है और उसको फ़रोग देने की बात है। अगर इफ़ यू वांट कि अपने आप को आप गोरा रखें, एक्सेप्टेंस ना हो जिस अपने स्किन कलर में, तो अब कब से एक्शन शुरू होगा जरताज गुल साहिबा, और किस तरह इन क्रीमों पर पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाएगा? इसकी टेक्निकलिटी ज़रा बता दें कि क्या इनकी प्रोडक्शन बंद करवाएंगे या दुकानों तक पहुँचेंगे, पहुँचना रोकेंगे, मतलब सोचा क्या है, प्लान क्या है? नहीं, अभी तो हम बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स को बंद नहीं करवाएंगे। अभी तो ऐसा है कि चूंकि हमने रेटिफाइड कर दिया तो अब हमारे पास एक कानूनी हथियार तो आ गया है। अभी हमें तमाम मल्टीनेशनल और नेशनल या लोकल जितने भी ब्रांड्स हैं इन सबको हम बुलाएंगे और हम इनके साथ पूरा एक वर्कशॉप करेंगे। इसमें हम एकेडमिया को भी बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे और हम इसमें तमाम CEOs को भी बुलाएंगे और उनको हम ये बताएंगे कि ये लेजिस्लेशन अब हो गई है और हम आपको पिछले 1 साल से बार बार बता रहे हैं कि हम ये लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं। और ये मीडिया पे भी हमने कैंपेन बार बार स्टार्ट की भी थी। अब उसका टाइम आ गया है, अब आप लोग अपनी कंप्लायंस हमारे साथ कर लें। उसकी भी हम इनको एक टाइम लिमिट देंगे। अगर वो उस टाइम लिमिट में अपना प्लान फेज आउट करने का हमसे शेयर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली फिर हम पेनल्टीज की तरफ भी आएंगे, हम एक्शन की तरफ भी आएंगे। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी ब्रांड को खत्म करेंगे। हमारा मकसद खुदा न खास्ता इंडस्ट्री को बंद करना नहीं है, सिर्फ हम उनको ये बात बता रहे हैं कि आप मर्करी का एक्सेसिव यूज है उसको आप बंद कर दें, क्योंकि ये स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज भी करता है और फिर कैंसर तक के जो है लोग स्किन के उसमें मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा,
ये बताइएगा सरताज गुल साहिबा कि रंग गोरा करने वाली क्रीमों से जुड़ा एक माशरती मसला जिसकी हुमा भी अभी निशानदही कर रही हैं। गोरा करने वाली मसनूआत बनती ही इसलिए हैं कि हमें गोरे रंग का कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरफ भी ज़रा तवज्जो दें कि इसको एड्रेस किया जाए माशरे में। ये तो देखिए ना, बहुत जबरदस्त सवाल है। असल में तो इसको उठाने का मकसद भी यही था, इसके बारे में बात करने का भी मकसद ये था कि मेरी भी और आपकी आप सबकी ऑब्जर्वेशन है कि हमने कैसे से देखे हैं कि प्रॉपर दुनिया के अंदर, स्पेशली हमारे एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में एक प्रॉपर कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई और उसमें जो अगर आप एडवर्टीजमेंट देखें तो उसमें प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स पे पहले क्रिएट किया गया कि सामला रंग या डार्क कलर या स्किन कलर जो है, कलर लोग होना कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह या जुर्म है। और अगर आपका स्किन ठीक नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर आपका रंग फेयर नहीं होगा तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद जो 36 प्रोडक्ट्स जो है जो वो मार्केट में डाली गई हैं, पहले एक मार्केट में कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया हमारे स्किन के लिहाज से, हमारे करेक्टर को और हमारे गुण में ये बात डाली गई और उसके बाद उन्होंने ब्रांड्स को लॉन्च किया। वेरी अनफॉर्चुनेट, जारी बात है, पहले हमारे पास लेजिस्लेशन नहीं थी, पाकिस्तान का इस तरफ ध्यान नहीं गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज है, हम लोगों ने ये हमारी एक वो भी है, ये हमारी डोमेन है, हमने अपनी इस डोमेन को अब एक्सरसाइज करना शुरू किया है। तो हम तमाम जो कंपनीज के सीईओ से हम ये बात कर भी रहे हैं और इसके अंदर एक अच्छी इंप्रूवमेंट ये हो गई है कि अब और बोर्ड होना शुरू हो गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरताज गुल साहिबा हमसे बात करने का, और बहुत ही अच्छा आइडिया भी है, इसको रोका भी जाए दो एवेन्यूज से, जिस तरह हम सोशल इम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे, और दूसरा ऑफ कोर्स इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। इस पे तो इतनी रिसर्चेस हो चुकी हैं फॉर पीपल हु आर स्टिल यूजिंग। और बाय द वे हम ये ज़रूर कह दें कि जितनी ख़वातीन ये चीज़ें यूज़ करती हैं ना, उतने मर्द भी करते हैं, तो लिहाजा गोरे होने का वो जो फतूर है वो दोनों साइडों पर बड़ा इक्वल चला जाता है। कुछ अर्सा आप यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली जब आप अपना अचीव कर लेंगे कॉम्प्लेक्शन जो आप चाहते हैं, उसके बाद आप छोड़ देंगे। उसके बाद जो होगा आपके साथ वो बहुत खतरनाक है, वो इरिवर्सिबल भी है, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस देखें, वो जो क्रीमों का एक मिक्सचर बना के नहीं एक ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे, उससे आपको वक्ती तौर पर नो डाउट इफेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं आपकी जिल्द पर काले धब्बे, लिटरली काले नीले धब्बे पड़ जाते हैं और फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। सो डू नॉट यूज दीज थिंग्स। या बॉटम लाइन यही है। अगर आपकी स्किन को वैसे इश्यूज हैं, आपके निशानात हैं, तो उसके लिए किसी डॉक्टर से रुजू करें। देयर आर मेडिसिन्स अवेलेबल फॉर इट। लेकिन अगर ये दिमाग में ये रखा हुआ है कि जी गोरे होना है तो पहले तो दिमाग ठीक कराएं, उसके बाद फिर स्किन की बात होगी, बिकॉज ये सोच ही ऑफ है। अच्छा, समथिंग एल्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट, आपको बताएं कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा तमगा इम्तियाज़ महफिश हयात को इस साल ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनने का एजाज़ भी हासिल हो गया है। महफिश हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि वो ऑस्कर्स के लिए नामजद फिल्मों को देखेंगी और ये एक तरीका है कि जिससे हम पाकिस्तान और इस मुल्क के टैलेंट को दुनिया के सामने ला सकें, अगर उनको बैन ना कर दे तो। महफिश हयात ने अपने पैगाम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनने वाले पाकिस्तानियों में शर्मीन उबैद चनाए, जो कि खुद ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हैं, और हेड फिल्म डायरेक्टर असदुल हक, और डिजाइनर HSY, और म्यूजिक फैसल के एलिमेंट्स को देखने के लिए फैसल कपाडिया जो हैं स्ट्रिंग्स से, वो शामिल हैं। ये कमेटी सितंबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान रिलीज फिल्मों में एक का इंतखाब करेगी। वैसे बहुत सारी फिल्में तो एक्चुअली रिलीज हुई नहीं है, ये एक दिन में देख लेंगे सारी फिल्में। सरकारी तौर पर ऑस्कर्स के लिए भेजी जाएंगी ये फिल्में। अगर इस अरसे पर नजर डालें तो रिलीज होने वाली फिल्मों में, बाय द वे आपने ये देखी है फिल्म जिसका हम ये चला रहे हैं? नहीं, जिसमें ये मुर्दे खाते थे गालिबन। मैंने सुना है कि दिस इज दुर्ज, दिस इज समथिंग दैट दुर्ज बज़ाहिर इस दौड़ के में सबसे आगे नजर आ रही है, हेंस वी आर आल्सो शोइंग यू, और काफ कंगना। अच्छा, इसकी क्या बात करें, फॉरगेट इट। आगे अब्दुल्ला वापस आ जाओ। तो एक और बात बताएं आपको, रवा साल सिर्फ एक फिल्म कौन सी थी? नहीं, मैं काफ कंगना भी अटक गया था। रिवाइंड जो थी वो जो रिलीज हुई और फिर लॉकडाउन हो गया। Then you know what happened. अच्छा जी, the film that we are looking forward to is महविश हयात की नहीं, एक्चुअली वो तो इस दफ़ा तो हीरोइन चेंज हो गई है, इस दफ़ा माहिरा खान, क्योंकि यूजुअली हमेशा महविश हयात होती है ना फहद मुस्तफ़ा के साथ। वो है फिल्म पाकिस्तान जिंदाबाद।
तो उसको वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द और फिर लेजेंड आपको ऑफ पता मौला है जट। ना ईदों पे होती है, एग्जैक्टली ईदों पे होती हैं फिल्म रिलीज, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुई। फिर लेजेंड ऑफ मौला जट होनी थी तो वो भी आगे डिले होगी बिकॉज इस साल कुछ फिर हुआ नहीं ना, बिकॉज ऑफ कोविड टुक ऑफ। So we are looking forward to this as well, the legend of Maula Jat, and we are looking forward to Qaid-e-Azam Zindabad as well. हाँ, वो भी है माहिरा की और फहाद मुस्तफा। ओके, अब आपको बताएं कि कोरोना और लॉकडाउन के दिनों में शहरियों का ज़्यादा वक्त जो है वो घर पर ही ऑब्वियसली गुजरा, होपफुली हम तो यही समझ रहे हैं। और जाहिर है कि टीवी भी बहुत देखा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई टीवी हमारे लिए, और बहुत से ड्रामे हिट हुए। लेकिन इसका एहसास कम लोगों को है कि इन हालात में ये ड्रामे बनाना कितना मुश्किल था। और इन्हीं में से एक जियो टीवी का ड्रामा बंधे एक डोर से आजकल खूब धूम मचा रहा है। इसके स्टार कास्ट में शामिल एहसन खान, जिनकी आज सालगिरह भी है, तो उनसे बात करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू एहसन, सबसे पहले सालगिरह मुबारक सर्टनली। और इसके साथ साथ ये बताइए कि बंधे एक डोर से की कामयाबी का राज क्या है, इस पे भी आपको कंग्रेचुलेशंस। कहानी अब आगे कहाँ जा रही है, कुछ ज़रा वो व्यूअर्स जो इस ड्रामे को फॉलो करते हैं उनका तजस्सुस कुछ ख़त्म करें। हुमा एंड अब्दुल्ला, बोथ ऑफ यू थैंक यू वेरी मच। आज मेरी बर्थडे वाले दिन भी देखे मैं आप लोगों के साथ हूँ सुबह सुबह, विच इज़ अमेजिंग, इज़ ब्रिलियंट। आई एम ऑन टीवी विद यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर विशिंग मी, हमेशा की तरह। मुझे जहाँ तक याद है तकरीबन हर साल आप लोग मुझे विश करते हैं दोनों, और आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू। ये मेरे लिए बड़ी एक बहुत एक खूबसूरत जेस्चर आप लोगों का, थैंक यू सो मच। और बस ये कि सब लोग जो फैंस हैं और जितने भी दोस्त हैं, प्यार करने वाले हैं, सब लोग दुआएं हम लोगों के लिए ज़रूर करें। अच्छा जनाब, बंधे एक डोर से की आपने बात की, माशाल्लाह इट्स अ स्लॉट लीडर, इट्स डूइंग वेल। आई एम ग्लैड आई डिड दिस प्रोजेक्ट। जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मुझे लगा कि स्टोरी जो है इसमें कोई वो सास बहू वाली और थप्पड़ों वाली कोई उस तरह की चीज़ नहीं, तो पता नहीं इसकी रेटिंग भी आती है नहीं आती। लेकिन समहाउ फ़ायज़ा इफ्तिखार का और अली फैज़ान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और ऑब्वियसली सेवन स्काई को मैं क्रेडिट दूंगा, बिकॉज़ ये उनकी सिलेक्शन होती है कि स्क्रिप्ट कौन सा उठाएंगे, कौन सी कास्ट उसमें मौजूद होगी। सो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड इट्स डूइंग वेल, पीपल आर लविंग इट, बहुत अच्छा फीडबैक है। अच्छा चलिए, दैट्स नाइस टू नो। और आपकी इन्वायरमेंट जहाँ बैठे हुए हैं ना ऐसे, वो भी लगता है कि सही बर्थडे सेलिब्रेशन ही कोई चल रही होगी। ऐसे आपने बड़े डिफरेंट वैसे रोल्स हमेशा उठाए हैं, ख़ासतौर पे कुछ साल पहले आपने वो उडारी भी किया था, नोबडी वुड हैव टच्ड दैट रोल, लेकिन आपने किया वो। तो इस ड्रामे में भी एक बड़ा मुख्तलिफ सा कैरेक्टर है और टॉपिक जो है वो मर्दाना बांझपन मौजू है इस ड्रामे का। तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका? इनफर्टिलिटी की मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि हम ये जानते हैं इस तरह के टॉपिक्स को मतलब अगर आप बड़ी एक अच्छे तरीके में सटल वे में डिस्कस करते हैं हमारे ड्रामों में, तो ये एजुकेशनल भी होता है। क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी काम हो उसमें कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल हिस्सा ज़रूर हो। जो मदिया रिजवी और कामरान जिलानी का जो एक चल रहा है ट्रैक, उसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया, जो मुझे तो पर्सनली अब मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने इसको हाईलाइट अपने शो में कर रहे हैं। अक्सर ये होता है फैमिलीज़ में जब शादियाँ होती हैं और अगर औलाद ना हो तो लड़कियों को ही हमेशा ताना दिया जाता है बांझपन का, या उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट बना देते हैं, उनके लिए एक शर्मिंदगी बना देते हैं ये बात कि बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, अब वो कभी ये चेक नहीं करवाते कि क्या कोई नुक्स या कोई मसला जो है वो लड़के में भी हो सकता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक इशू है और मतलब इसमें चेक कराने में कोई कबाहत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत से लोग अपनी ईगो के लिए नहीं कराते कि जी मर्दों की ईगो ऐसी होती है कि मैं क्यों टेस्ट कराऊँ, हम तो बिल्कुल सही हैं, ये है और वो है। सो आई थिंक ये इन्होंने ये इशू टच करने का मकसद ये है कि आप ईगो का इशू बीच में आ जाता है, क्योंकि ईगो तो सिर्फ मर्दों की ही होती है ना, औरतों के ईगो को तो बिल्कुल ही आप टेंस पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब ये बता दें कि लॉकडाउन की हम बात कर रहे थे, ड्रामा इंडस्ट्री में शूटिंग वगैरह भी जरा डिफरेंट तरीके से हो रही थी, लेकिन आप लोगों की बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है सीन्स में, तो वो सोशल डिस्टेंस तो एज सच मेंटेन नहीं हो सकता। तो आप लोग किस तरह काम करते हैं, अब न्यू नॉर्मल क्या है? उसमें अब मैं ये प्रोडक्शन हाउस का है सारा सिलसिला कि वो लोग अपने टीम को बार बार ये कहते हैं, बार बार कॉल्स आते हैं कि भाई मास्क लगाया हुआ है, क्या आप लोग सेट पे स्पेस कर रहे हैं,
जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं, क्या वो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं बार बार, क्या लोग एहतियात कर रहे हैं इस चीज़ में। सो आई फील कि काफ़ी हद तक हमारी बहुत सी शूटिंग्स, बहुत सी चीज़ें रुकी हुई थी, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन। बट ऑब्वियसली न्यू नॉर्मल तो ये है कि एहतियात करें। और मुझे ये लगता है जो सेकेंड वेव दुनिया भर में आई, वी आर ब्लेस्ड। पाकिस्तान में हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हमारे पे कि ऐसा खुदा ना खास्ता, मतलब अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से आप यूरोप में भी देख रहे हैं दोबारा से वेल्स ब्लॉक हो गया, बंद हो गया सारा, यूके में और जगह जगह। लेकिन उसकी ये मतलब उसमें ये है कि हम सबको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आपकी, मेरी, आम लोगों की, पब्लिक में हम लोग देखते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, आई कैन सी पीपल आर नॉट टेकिंग केयर। वो कहते हैं जी ख़त्म हो गया। सो वी हैव टू रियलाइज़ कि ये हमें दोबारा इसको नहीं फैलाना, ऐसे चलना है कि ये मतलब हम मिल के इसको फाइट कर सकें एक अच्छे तरीके से। हमने नहीं फैलाना, बाकी कोई नहीं चाहता इसको दोबारा फैलाया। बताइए कि लॉकडाउन के दिनों की तो हमने बात कर ली, अब इन दिनों में आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया? क्योंकि हम सब ने, बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा या नया हिडन टैलेंट्स को हमने डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। अच्छा, लॉकडाउन तो जो है वो बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बाइस भी रहा। बहुत से लोग जॉबलेस हो गए, बहुत से लोग परेशान रहे यकीनन। अच्छा, लॉकडाउन से पहले माय वाइफ हैड जॉइंड इंडस कॉलेज कराची फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और वो जब जा रही थी तो समहाउ उनका आखिरी पार्ट जो था वो लॉकडाउन में आया, तो घर से ही भी बाकी क्लासेस उन्होंने ली। शी माशाल्लाह कंप्लीटेड डिप्लोमा एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। और हम लोगों ने मैं तो तकरीबन 8 साल पहले एक शॉर्ट कोर्स किया था इंटीरियर्स में। उसके बीच में हमें शौक़ हम दोनों का, आई थिंक ये एक ऐसा शौक़ है जो कॉमन, यानी बहुत ही जो एक कॉमन बात जिक्र कर रहे हैं, तो फातिमा से मिला तो दें क्योंकि हाँ जी प्लीज़ मिलाएं हमें फातिमा से, क्योंकि अब आप जो नए अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें फातिमा इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। जी अस्सलाम वालेकुम, हुमा एंड अब्दुल्ला। जबरदस्त। ये तो बहुत ही क्विक सर्विस थी। नहीं दैट्स इट। नहीं अभी हमने नहीं। तो फातिमा आप बताइएगा कि आपने माशाल्लाह ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, व्हाट आर एस्पिरेशंस फॉर दैट? Initially when we started decorating the place in Lahore, we didn't think we would take it up as a career, but I think we've done a pretty good job, and coupled with the fact that I have a diploma now and Ehsan has a few short courses under his belt, and we actually, पता है क्या है, आप कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप enjoy करते हैं दोनों मिलके। I think we found one major common ground that we can really talk. We watch programs, we would love to do projects together. ये बड़ा, क्योंकि फातिमा बिल्कुल शोबे से नहीं है और हमारी बहुत सी कोई ऐसी सिमिलैरिटी थी नहीं जो कि हम बोलेंगे कॉमन हमारा, तो ये एक इंटरेस्ट है जो हमारा, आई थिंक एम आई राइट? Yes, definitely. And because wonderful. Ehsan has Thank a very you and good luck. Nice to meet you Fatma. Good luck Fatma and Ehsan. और what a coincidence कि मैं और हुमा हम भी दोनों ये काम बहुत enjoy करते हैं, इंटीरियर्स करना, घरों को बनाना। And we are also very much doing this. तो बड़ा ही अच्छा लगा सुन के कि there are other people also interested in this. कभी आपको अपना काम भी दिखाएंगे। तो हमने भी अपना दूसरा कॉमन ग्राउंड ढूंढा है एक्चुअली इस शो के अलावा। जामिया कराची में मुबैना हरासानी के वाक़यात इंतहाई परेशान कुन हैं। जामिया कराची के एक तालिब इल्म ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें और उनकी एक साथी को रात के वक्त कई मोटरसाइकिल सवारों ने कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हिरासा किया। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। वो बड़ी मुश्किल से जाने बचा कर निकले। तालिब इल्म के मुताबिक रास्ते में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार तकरीबन 10 के करीब लोग थे। लोग 10 मोटरसाइकिल पर गिर्द में लोग देख के बंदा वैसे ही टेरराइज हो जाए। इस पे ही हमने बात भी करनी है और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुइज़ खान जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, एंड ही इज ऑल्सो प्रोफेसर एट जनरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब जैसे ही ये खबर सामने आई सोशल मीडिया पे, इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो उसके आगे और खबरें भी आना स्टार्ट हो गई कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। लोगों ने अपने इंसिडेंट शेयर किए। तो सिक्योरिटी सिचुएशन यूनिवर्सिटी में इतनी खराब क्यों है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो थोड़ा सा वो करेक्शन आप अपनी ज़रा उसमें फैक्ट में कर लें कि वो जो स्टूडेंट है वो IBA का है। आपने फरमाया वो तालिब इल्म जो थे वो कराची यूनिवर्सिटी के थे, वो IBA के थे, और जो वाक़या है वो 5 तारीख का है, और वो 5 तारीख का वाक़या 11:30 बजे का है। और जब ये रिपोर्ट हुआ तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वो हमारे गार्ड्स ही थे सिक्योरिटी के, विदिन अ मिनट जो वो वहाँ पहुँचा दरवाजे पे, जो उसने अपनी पोस्ट में भी लिखा है।
और उसकी रिटन एप्लीकेशन आई थी हमारे पास 7 तारीख को 10:30 बजे रात को, 7 तारीख 10:30 बजे, दैट वाज परसों। तो और उसके बाद 12 बजे विद इन 1.5 आवर उस एप्लीकेशन के जो थे वो लड़के आइडेंटिफाई करके, जो एक्चुअली बच्चे हैं वो 14, 15, 16 साल की उम्रों के हैं, जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कि उस लड़के ने ऑब्वियसली आइडेंटिफाई किए बिकॉज ही इज द आई विटनेस। डॉक्टर साहब वो तो चले ठीक है, मैं अभी आपके बिल्कुल आप वो टाइमलाइन बता रहे हैं, लेकिन हम तो वो पुराने केसेस कपल्ड विद दिस केस की बात कर रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए देयर आर इंसिडेंट्स, नो डाउट अबाउट दैट, और उसके अंदर जो है बहुत ही तशवीश की बात है। और जो यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है या यूनिवर्सिटी की जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसको अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे हम उस पे जाते हैं। यूनिवर्सिटी का जो मामला है उसके अंदर इश्यूज को टैकल करने की कोशिश की जा रही है मुस्तकिल। और यूनिवर्सिटी अभी मैं आपको बताऊं तो देयर आर लाइक 43,000 स्टूडेंट्स इन कराची यूनिवर्सिटी, जिसमें से 25 से 30 हज़ार के करीब तालबात हैं। और मतलब वो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और हमारी क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम दोनों है, तो इवनिंग प्रोग्राम की जो लास्ट क्लासेस होती हैं वो 8, साढ़े 8 बजे ख़त्म होती हैं। और अभी भी आप आज भी अगर वर्किंग डे और आज भी एग्जाम्स हैं और सैटरडे संडे को भी एग्जाम्स हैं, आप यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाइए। बल्कि आप में से बहुत सारे रिपोर्टर्स आते भी हैं यहाँ पे। आपके जो रिपोर्टर हैं राना जावेद, वो यहाँ पे खुद पढ़े हुए हैं और उनका डिपार्टमेंट भी वो इवनिंग में ही पढ़ते थे, वहाँ से बच्चे जाते थे। वाक़यात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको दूर करने के लिए जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, जो भी पॉसिबल टेक्निक्स हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा रकबा है, सर्वेलेंस में मुश्किल है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और द वर्ल्ड जिसका कैंपस बहुत बड़ा है और जहां पर ऐसे कॉर्नर्स भी होते हैं सिक्योरिटी चेक करना, लेकिन ऐसे वाकयात नहीं होते हैं। इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी देख लें, लाहौर के आप मतलब रेयर केसेस होंगे, यहाँ तो बड़े ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये खवातीन अगर अपने आप को नहीं महफूज समझेंगी तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। और इतना चैलेंज है उनके लिए यूनिवर्सिटी आके पढ़ना। और अगर जो बच्चे जो आइडेंटिफाई हुए हैं लड़के वो स्टाफ के बच्चे हैं, तो ये कैसे मैकेनिज्म ठीक होगा कि उन पे कैसे नजर रखी जाए? They live there. देखिए ये जो आप मैं तो उसमें फैक्ट प्रोफाइल में नहीं जाऊंगा। आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये वाकयात हुए हैं। मेरे ख्याल से यू नीड टू चेक योर फैक्ट्स, और उसके ऊपर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। सर हम भी 4-4 साल यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, लेकिन ये वाकयात तो हमने नहीं सुने। और कराची यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। कराची यूनिवर्सिटी के भी 43,000 स्टूडेंट्स हैं। आप जो सिनेरियो बता रहे हैं वो मैं इस पे कोई डाउट नहीं कि इंसिडेंट्स हैं, लेकिन जो सिनेरियो आप बता रहे हैं वो सिचुएशन की जो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं वाकया है, लेकिन इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आप बता रहे हैं उस तरह से मामला, वो उस इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर, वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ कंपैरिजन हियर विद अदर यूनिवर्सिटीज, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। यू हैव डन इट द कंपैरिजन, यू हैव डन। सर जब कराची यूनिवर्सिटी के इतने केसेस हमारे सामने आ जाएंगे तो हमारी कंसंट्रेशन तो उसी पे होगी। एनीवे, यू आर द सिक्योरिटी इंचार्ज, आप सिर्फ हमें गिनवा दें कि व्हाट सिक्योरिटी आपने क्या-क्या इन प्लेस किए हैं, ताकि मेजर्स इन प्लेस किए हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो। That is a very good approach. I appreciate your approach. I really appreciate. I must appreciate your approach towards the direction कि we need to go to the solution. देखिए सोल्यूशन ये है कि अभी जो हमारा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये कि we need to increase our size of security staff. मैं आपको बताऊं जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है वो जब ये यूनिवर्सिटी 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल थी तब भी हमारा सिक्योरिटी स्टाफ इतना ही था जो कि अब है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा टीडियस प्रोसेस है लीगली। आप उसको फौरन से इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि गजेटेड पोस्ट होती है, गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, तो उसको हमें प्रोसेस करने की जरूरत है कि हमें अब, क्योंकि यूनिवर्सिटी 20-22 हज़ार, मैं जब पढ़ता था, मैं आपको बताऊं मैं 2000 में स्टूडेंट था, मेरे टाइम पे उस वक्त 20-22 हज़ार स्टूडेंट होते थे टोटल यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग और इवनिंग। अब वो 43,000 हो चुके हैं, विच इज डबल द नंबर। और उस जमाने में जो गार्ड्स की तादाद थी हमारी वो उतनी ही थी जितनी आज है। अब सीधी बात यह है, नंबर को अगर आप कंसिडर करें तो जो 20-22 हज़ार के लिए गार्ड्स का नंबर था वो अब उतने ही गार्ड्स हैं और उससे डबल पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की हो गई है। तो दैट इज द कोर ऑफ द इशू। वी नीड टू इंक्रीज आवर सिक्योरिटी स्टाफ, वी नीड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी। और ये जो बच्चे जो लड़के पकड़े हैं इनके वालिदैन से भी जाहिर है अगर वो स्टाफ हैं तो आपने उनको वार्निंग दी कि अपने बच्चों पर वार्निंग क्या, इन्होंने तो कर लिया, इन बच्चों के साथ आपने क्या करना है ये बता दें।
देखिए मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। चलिए, आपने बीच में एक और स्टेप पूछ लिया। देखिए, हमने अपने 1.5 घंटे के अंदर रिपोर्ट लॉन्च होने के 1.5 घंटे के अंदर हमने उन लड़कों को आइडेंटिफाई करके जो है वो किया। वो सारे के सारे जो अंडर एज बच्चे हैं, और इस बच्चे ने अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि वो छोटी उम्र के थे, वो उनकी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी। उसने अपने बयान में भी दिया, मेरे पास भी बयान है, उसके वीडियोस वगैरह भी पुलिस वालों ने मेरे सामने बना रहे थे, तो उसने वहाँ पे बयान दिया। उसने जो रिटन अप्रूव दिया, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए वो भी वही बच्चे हैं। तो कर क्या रहे थे डॉक्टर साहब? आप हमारे साथ हैं, एक दफा मुझे बोलने तो दें, मुझे बोलने तो दें आप। मैं बात कर रहा होता हूँ अभी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमने उनको कर दिया है पुलिस के हवाले, जो कि पुलिस उसको डील करती है। कराची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं होती, वो सिर्फ आगे हैंड ओवर कर सकती है वो कार। दूसरी बात आपने जो की कि जो स्टाफ के जो मेंबर्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके साथ, उनके स्टाफ के लोगों के साथ क्या किया जाएगा। अब वो स्टाफ के लोगों के साथ जो तरीकेकार है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है कोर्ट बुक के थ्रू, और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर तमाम जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा होता है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर या आप किसी भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कोर्ट के अंदर। वो ये है कि जी उनको शो कॉज दिया जाता है, उनसे बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, फिर उनको यूनिवर्सिटी के जो प्रेमिसेस हैं उनसे उनको आउट किया जाता है। और ये कराची यूनिवर्सिटी में पहले हो चुका है। कराची यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में इस तरह पहले अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी के अंदर जो माशरे के लिए सही नहीं है, उस तरीके के लोगों को कराची यूनिवर्सिटी से डिबार किया गया, उनको कैंपस से निकाल दिया गया। I hope you make an example out of this case as well. Thank you डॉक्टर मुइज़ खान हमारे साथ मौजूद थे। कराची यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। एक बात अच्छी है कि फ़ौरन से किसी ने कवर अप करने की किसी को कोशिश नहीं की, फ़ौरन से लड़के आइडेंटिफाई हुए, उनको पुलिस के हवाले कर दिया। काफ़ी कैमरास भी लगे हुए हैं। बट एनीवे, ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर इन कराची यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो कि डॉक्टर मुइज़ खान की बात ने आपको सेटिस्फाई किया है, या फिर इफ़ आई वाज अ स्टूडेंट ओवर देयर आई वुड नीड मोर स्ट्रिंजेंट थिंग्स इन प्लेस, कि आइंदा ये दोबारा ना हो, क्योंकि पहले भी होता रहा है। और आगे क्या होना है क्या नहीं होना, ये बड़ा मुश्किल है इसको प्रूव करना।